देखिए, मैंने 6 मार्च को एग्जाम दिया आरआरबी टेक्नीशियन का। अच्छे से पेपर को मैंने समझा। 93 टोटल मैंने अटेम्प्ट किया था। और मैं साइंस पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है। साइंस का क्वेश्चन 40 टोटल था। 40 में तो 40 मैंने बनाया, रीजनिंग भी 25 बनाया और मैथ मैंने 19 ही बनाया था। हालांकि कल सब चीज मैंने बताया था। लेकिन जिनका भी एग्जाम जो है 9 मार्च या 10 मार्च को, उनको क्या गलती अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से पेपर को समझा है। तो उनको क्या गलती भी नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि उनका पेपर अच्छा जाए, 90 स्कोर कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि 90 स्कोर अगर नहीं करेगा ना, चाहे आप पीसीएम से हो या ट्रेड से हो, तो रिजल्ट आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि सीट कम है। इसलिए जो है, जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसे जरूर फॉलो करिएगा। पहली नंबर बात तो करंट का जो वेटेज है, करंट का वेटेज आपका 3 से 4 क्वेश्चन है। बाकी इधर टोटल 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है ना, तो 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस में से जो आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका है, 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका है वो किसका है? वो आपका करंट अफेयर्स का है, या किसी किसी सेट में 5 पूछ दे रहा। उसके बाद जो इधर आपका है वो सारा जीके पूछ रहा है। जीके में भी कौन सा आ रहा है पता है? जीके में आ रहा पॉलिटी आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, यही तीनों से आ रहा है। और मैं ये टॉपिक भी बताऊंगा, ये टॉपिक बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना। साइंस से बताऊंगा और साइंस का वो स्पेशल वीडियो भी दे दूंगा, जो कि आप देख के जाइएगा। कितना भी टफ क्वेश्चन वहां आएगा 9 मार्च या 10 मार्च को, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लीज ध्यान से सुनिए, इतना मैं मेहनत से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम करंट अफेयर्स अभी लगातार पढ़ रहे हैं, जिनका 9 मार्च या 10 मार्च को करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आप करंट अफेयर्स को पढ़ना छोड़ दीजिए। जो भी पिछले मतलब तैयारी के पहले जो भी आपने करंट पढ़ा है उसी को रहने दीजिए। आपको करंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट उस लेवल का आ भी नहीं रहा। जैसे कि जनरली क्या आते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग आते हैं, ये सब तो पूछ ही नहीं रहा। एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो सब पूछ ही नहीं रहा। मतलब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा टेर नहीं लग रहा है ना। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक भी नहीं बनेगा, एक दो तो बन ही जाएगा मुश्किल से। एक दो नहीं बना तो एक तो बन ही जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप करंट जो पढ़े उसको रहने दीजिए। अभी आप मतलब करंट को रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या चीजें रिवीजन करने की जरूरत है? रिवीजन करने की जरूरत आपको है, जैसे कि पॉलिट जीके में जो आपको 5 से 6 नंबर का प्रश्न आ रहा है, उसमें से पॉलिटी आपको रिवीजन करना है। अब पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, उसमें कौन सा? आप आर्टिकल को देख लीजिए। आर्टिकल पहले पढ़े, सिर्फ एक बार देखना है। अरे भाई पढ़े तो होवे कहेंगे आप, सिर्फ एक बार उसको देख लीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं वो भी आपने पढ़ा होगा, जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। नहीं पढ़े तो मेरा पॉलिटी वाला वीडियो देखना, 1 घंटे पूरा खत्म किया, उसमें सब चीज बताया हुआ है। तो अमेंडमेंट एक्ट जो है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। और अभी जो टोटल 106वां संविधान संशोधन टोटल है, इन सबको एक बार खाली देख लीजिए, क्योंकि ये आ रहा है। मेरे सीट में पूछा था 42वां संविधान संशोधन, समझ गए? तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और पॉलिटी में आपको क्या देखना है? मैंने आपको अनुच्छेद बता दिया, अनुच्छेद देख लेना है, संविधान संशोधन देख लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ, अच्छा, यही पॉलिटी में कम से कम ये दो चीज आप देख लीजिए, संविधान संशोधन और आपका अनुच्छेद, ये दोनों कम से कम देख के आप जरूर जाइए, ठीक है ना। और अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप जो है देख लीजिए पेनिनसुला प्लेट्यूज, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका आप अच्छे से, क्योंकि छोटा सा टॉपिक एक बार सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि उससे प्रश्न आ रहे हैं। मेरे में आया था पूर्वी तट से संबंधित प्रश्न आया था कि जो जो छोटा नागपुर का पठार है उस वहां पर मतलब किस चीज, कौन सा खनिज ज्यादा भंडारण वहां होता है, ये प्रश्न आया था। तो एक बार आप इसको पश्चिमी तट, पूर्वी तट और आपका जो नीचे हिंद महासागर, ये सब थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि कौन सा पठार किधर है, बुंदेलखंड का पठार किधर है, मालवा पठार किधर है। ये सब थोड़ा एक बार देख लीजिए। प्रश्न आ रहे हैं इससे और आएंगे, समझ गए ना। फर्स्ट सीट में आए थे, सेकंड सीट में, थर्ड सीट में इसी से रिलेटेड चीजें आ रही है। तो ज्योग्राफी में एक बार आप इसे जरूर देख लेना। और ज्योग्राफी में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, कौन सा, ये देख लीजिएगा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। जैसे कि आपका पर्वतीय वन में आपका जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, है ना, उष्णकटिबंधीय हो गए, पर्वतीय वन हो गए। ये सब थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसके क्या करिएगा, एग्जाम्पल एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ज्योग्राफी में बस इतना ही देखना है। हिस्ट्री में जो है थोड़ा सा एक्ट देख लीजिएगा। यह एक्ट मतलब जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, है ना, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ था, 1909 का मार्लियामेंट सुधार, है ना, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट जो भी था, ये सब थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ये पूछ रहा है, ठीक है। ये मेरे में भी आया था लेकिन मैं उसको नहीं बना पाया, थोड़ा सा अजीब टाइप का था मेरे में, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा। ये इससे प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो ये चीज करने से आपको ज्यादा फायदा। करंट करंट मत करिए, कोई फायदा नहीं करंट करेंगे, ठीक है। तो जीके में जो 4-5 प्रश्न आपके आएंगे, ये अगर कर लेते हैं तो निश्चित तक आप बना ही लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी से घुमा फिरा के वो दे रहा है। अब बात करते हैं, ये तो जीके का हो गया 10 नंबर का। अब बात करते हैं मेन मुद्दा साइंस का। देखिए साइंस में 30 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, सभी सीट में देख रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि जो सभी लोग बना लेगा। जो कमजोर ही बच्चा है, मतलब कमजोर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो कभी पढ़ा ही नहीं है साइंस, वो तो कभी नहीं बना पाएगा। जो कमजोर बच्चा कहने का मतलब हो गया कि जो पहली बार पूरा थ्योरी पढ़ा है,
वो कभी उतना एक्सपीरियंस साइंस का उसको नहीं हुआ, कभी ज्यादा एग्जाम नहीं दिया, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व पीवाईक्यू ज्यादा सॉल्व नहीं किया, वैसे बच्चे की बात करो तो वो भी जो है 28-30 आराम से बना लेगा। लेकिन इधर से जो आपका जो क्या बोलते हैं 8 से 9 क्वेश्चन जो आपके हैं, 8 से 10 क्वेश्चन लिख चलिए, वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं, मतलब कि कह सकते हैं स्टेटमेंट वाइज है ना। तो उसमें स्टूडेंट वो सब स्टूडेंट फंस जाते हैं जो मतलब ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम देने का, ज्यादा डीप साइंस नहीं पढ़े है चीज एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी कुछ भी बाहर नहीं पूछ रहा है, समझ गए ना, लेकिन थोड़ा उसमें डाटा ज्यादा दे रहा है तो स्टूडेंट क्या होते हैं फंस जाते हैं। जैसे कि रिएक्शन ही देगा तो रिएक्शन के बारे में 3-4 चीज लिख के दे देगा, तो उसमें थोड़े से फंस जाते हैं। तो मैंने इसके लिए एक उपाय किया है, कल ही मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला है, उसमें मैंने वो सारे प्रश्न दिए। देखो मैं साइंस पढ़ाता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि अगला जो शिफ्ट में दे रहा है वो अगला शिफ्ट में फिर क्या दे सकता है, क्योंकि खुद एग्जाम भी दिया है, ठीक है ना। तो मैंने वैसे टाइप का उसमें पढ़ाया हुआ है कि जिस तरह से वो अगले शिफ्ट में पूछेगा। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए, 1 घंटे का है, कल ही डाला है मैंने वीडियो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आप 40 में 40 करके आइएगा। अब बिल्कुल अब साइंस कभी पढ़वे नहीं किया तब नहीं है, अगर आपने साइंस पढ़ा है, फंसते हैं थोड़ा स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन में, तो जो चैप्टर मैंने कल बताया है 10 चैप्टर का मैंने कराया, विलियन हो गया, इससे थोड़ा सा पूछ रहा था स्टेटमेंट वाइज में, तो मैंने उस चीज को बताया हुआ है कि कैसे प्रश्न आएगा और कैसे करना है चीज को, मैंने वो चीजें बताई हुई है ना। कार्बनिक रिएक्शन का अभिक्रिया पूछ रहा है ना, तो उसमें इजली नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि कार्बनिक जो आपका जो मिथाइल क्या बोलते हैं CS मिथेन है, उसको जब सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो प्रथम उत्पाद क्या बनेगा। तो कई स्टूडेंट इसमें बहुत सारी गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने अच्छे से कराया हुआ है ताकि जो है स्टूडेंट जो उसमें ना फंसे, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज उसे देख लीजिएगा, साइंस में आप फिक्स है कि 100% आप करके आइएगा, अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ा रखा, सिर्फ रिवीजन की आपको जरूरत है, जो कि प्रश्न जिस तरह से आ रहे हैं उस तरह से मैंने उस चीज में बहुत बार बोला है, बहुत चीजें कराई है। कल ही मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा मैथ का। मैथ देखिए क्या है कि रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी है, रीजनिंग में इजीली कर लीजिएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आप क्या करिएगा, थोड़ा सा जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो था उसका पैटर्न वाला पूछा था। जैसे इस तरह का एम के बाएं ओर से गिनने पर एम और एन के बीच एक ही व्यक्ति बैठे हैं, तो इस तरह का प्रश्न जो है थोड़ा सा एक बार में नहीं बैठता है, हालांकि मैंने 25 में 25 किया है, पूरा वो सही होगा, गलती नहीं होगा, तो थोड़ा सा उस पर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग में और बाकी ज्यादा कुछ रीजनिंग में टफ नहीं है। मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मेंसुरेशन कैलकुलेटिव था, और प्रॉफिट एंड लॉस भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको भी मैं नहीं बना पाया, मतलब टाइम मैनेज ही नहीं हुआ मेरे से, ठीक है ना। मैथ में मैं टाइम मैनेज को नहीं कर पाया, तो उसको थोड़ा सा अब देख लीजिएगा। अगर आपको लगता नहीं मैं तो कितना भी कैलकुलेटिव दूंगा मैं देगा तो मैं बना लूंगा, तो वो चीजें है, लेकिन मैं सब फंसेगा साइंस में। तो जो मैंने उपाय आपको बताया, कृपया करके निवेदन है वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना। बाकी सिलेक्शन फिर आपका आसानी से होगा, इधर अगर आप तैयारी किए हुए पूरा तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो का पर्पस मेरा क्या था कि फालतू में अगर आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसको आप मत पढ़िए। जो चीजें मैंने बताई सिलेक्टेड टॉपिक जीके में वो चीजें कर लीजिए, करंट अफेयर जो पहले से पढ़े हुए हैं उसी से अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई हार्ड होगा तो सबके लिए, आपके लिए थोड़ी सिर्फ हार्ड होगा, समझ रहे ना बात को। तो समय बर्बाद ना करिए, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें जरूर करके जाइए, आपको रिजल्ट दिखेगा, बस ठीक है।